नमस्कार। एमकॉम फाइनल ABST केलोया महाविद्यालय के सभी छात्रों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में अपन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का एक सिंपल क्वेश्चन अपन ने देखा था और इसके मूल कंसेप्ट को अपने समझा था कि किस तरीके से जो है वो कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों के बीच में आवंटन करते हैं जिससे कि लागत न्यूनतम आए। आज की इस व्याख्यान के अंदर अपन इम्बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि अपन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में देखते थे कि जब कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर नहीं होती थी तो उसे हम असंतुलित अधिनाशन समस्या कहते थे। और ऐसी स्थिति में अपन एक पंक्ति या स्तंभ और जोड़ के और कुल मांग और कुल पूर्ति को बराबर करते थे। यहाँ पर जितने व्यक्ति हो उतने ही कार्य होने चाहिए। यदि व्यक्ति कम हैं तो व्यक्तियों को बढ़ा देंगे डमी से, यदि कार्य कम हैं तो कार्यों को एक डमी एक्टिविटी से बढ़ा देंगे। तो ये काम अपने को इसमें करना है। जब कोई पूछे असंतुलित अधिनाशन समस्याएं क्या होते हैं, तो जब किसी अधिनाशन समस्या में कुल कार्य और कुल व्यक्ति समान नहीं होते हैं तो उसे असंतुलित अधिनाशन समस्या कहते हैं। ऐसी समस्या को हल करने के लिए यदि व्यक्ति कार्यों से कम है एक व्यक्ति डमी के रूप में, और यदि कार्य कम है तो एक कार्य डमी के रूप में जोड़ करके उनकी लागतों को शून्य मानेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया जो अपन ने देखा था पिछले क्वेश्चन में वो सेम प्रक्रिया रहती है। यानी यहां पर आपको केवल एक कॉलम या पंक्ति को बढ़ाना है, बाकी सारे कार्य यथावत रहेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं अपन। इस सवाल के अंदर 4 व्यक्ति हैं, 5 कार्य हैं। इन 4 व्यक्तियों में 5 कार्य अपन बांट नहीं सकते। जैसे कहा कि भी जितने व्यक्ति हैं उतने कार्य करने के लिए तो ये एक मान्यता है, अपनी प्रारंभिक मान्यता है। तो इसलिए व्यक्ति यहाँ पर 4 ही हैं तो अपन एक व्यक्ति और बढ़ा देंगे डमी के रूप में। तो ये उसकी लागत को अपन 0 0 0 0 कर लेंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अपनी प्रारंभिक शर्त को हमने पूरा किया कि जितने व्यक्ति हैं नहीं कार्य होना चाहिए। अब अपन इस समस्या को जब हल करेंगे तो वही प्रक्रिया रहेगी। उसके अंतर्गत अपना फर्स्ट स्टेप था कि प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम प्रविष्टि को अपन प्रत्येक पंक्ति के सभी मूल्यों में से माइनस करते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो सीधी सी बात है सेम ही पंक्ति आएगी, मतलब सेम ही तालिका आएगी। जैसे 0 को पहली पंक्ति में से घटाएंगे तो सेम ही राशि आएंगी। तो इस तरीके से उसको अपने को बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेम रहेगा। तो हम सीधे ही स्तंभ विकल्प त्याग तालिका या कुल विकल्प त्याग तालिका बना लेते हैं। तो जब कुल विकल्प त्याग तालिका अपन बनाएंगे तो प्रत्येक स्तंभ यानी A, B, C, D प्रत्येक स्तंभ की सबसे कम प्रविष्टि को उस स्तंभ की अन्य प्रविष्टियों में से घटा देंगे। जैसे A का सबसे कम 3 है तो इसको अपन A की सभी प्रविष्टियों में से जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा 0, 1, 8, 7 और 8 ये आएगा। इसी तरीके से B के अंदर हम 2 को सब में से माइनस कर देंगे। C के अंदर अपन 4 को सब में से माइनस कर देंगे। C के अंदर अपन A, B, C और C में 3 को जब अपन माइनस करेंगे तो 2, 0, 1, 3 और 12, 11 आएंगे। इसी तरीके D में जब अपन 2 को कम करेंगे तो 1, 0, 4, 3 और 8, 3 और 3, 1, 0, 4, 3 और 8 आएंगे और फिर बाकी 0 ऐसी की ऐसी रहेगी।
तो ये हमारी कुल विकल्प त्याग तालिका बनी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सभी शून्यों को काटना। तो जब हम सभी शून्यों को न्यूनतम रेखाओं से काटेंगे तो 3 रेखाओं से 4 रेखाओं से कटेंगे, सारी डमी कट जाएगी। और 3 नंबर कट जाएगा पूरा, ए स्तंभ पूरा कट जाएगा और 2 नंबर पूरा कट जाएगा। तो सारे शून्य 4 रेखाओं से कट जाएंगे, 4 रेखाओं से सभी शून्य कट जाएंगे। इसका मतलब ये टेबल अनुकूलतम हल नहीं देती, हम नेक्स्ट टेबल पर जाएंगी। और नेक्स्ट टेबल बनाने का अपना रूल अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट टेबल बनाने का रूल क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए कि अगली नेक्स्ट तालिका जब अपन बनाएंगे तो जैसे बताया कि जो जितने बिना कटे हुए मूल्य हैं उनमें सबसे कम 1 है। इस 1 को जब हम माइनस करेंगे बिना कटे हुए मूल्य में से, नंबर 1। दूसरी बात, जहां पर 2 लाइनें आपस में कटती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, उसमें 1 को जोड़ देंगे और बाकी को हम ऐसा कैसा रख देंगे। तो जैसे बिना कटे हुए मूल्य थे 4 2 1 ऊपर वाली पंक्ति में, तो ये आ जाएंगे 3 1 0, 1 माइनस करने पर। इसके बाद में तीसरी वाली, हाँ उसके बाद में कौन सी आती है, चौथी पंक्ति के 2 3 3 थे तो वो आ जाएंगे 1 2 2, और फिर 5वीं पंक्ति के 10 11 8 थे तो ये 9 10 और 7 रह जाएंगी। तो ये इस तरीके से ये जो वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद जहाँ इंटरसेक्ट होती हैं 2 लाइनें आपस में मिलती हैं वो कौन कौन से हैं, ये 2a वाला है, 2 और a वाला है 1, 1 की जगह अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 3a में 8 की जगह 9 हो जाएगा। इसके अलावा और देखिए इधर मिलते हैं ये 2 डमी जो है उसमें 0 की जगह 1 हो जाएगा। फिर 3 डमी के अंदर 0 की जगह 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रहेंगे और बाकी ऐसे कैसे लिख देंगे जो कटे हुए मूल्य हैं लेकिन जहां 2 लाइनें नहीं मिलती उनको ऐसा कैसा रख देंगे। तो ये तालिका नंबर 2, ध्यान रहे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत सावधानी से बनाना है। यानी बिना कटे हुए मूल्य में से सबसे कम को बिना कटे हुए में से घटा देंगे, जहां 2 लाइनें मिलती हैं उसमें जोड़ देंगे और बाकी को ऐसा का ऐसा रख देंगे। इस तरीके से तालिका नंबर 2 आ गई। सभी शून्यों को हम काटेंगे, सभी शून्य यहाँ पर फिर 4 लाइनों से ही कट जाते हैं, 4 लाइनों से सभी शून्य कट जाते हैं। इसका मतलब टेबल 3 भी बनेगी, ये टेबल अनुकूलतम हल नहीं देती। तो नेक्स्ट वाले में जब हम मूल्य को अपन आगे वाली टेबल बनाने के लिए बाकी बचे हुए जो मूल्य हैं उनमें से 1 सबसे कम है, तो 1 को जब हम घटाएंगे किस में से, 7 1 2 2 में से, तो 6 0 1 1 रह जाएगा। इसके बाद 8 9 10 7 में से घटाएंगे तो 7 8 9 और 6 रह जाएंगे। तो ये अपनी ये टेबल नई टेबल आ जाएगी। ये तालिका नंबर 3 आ गई, जिसके अंदर ये हमने घटाने के बाद और उसको जो उभयनिष्ठ जो था यानी जो 2 इंटरसेक्टर थे उसमें जोड़ने के बाद वही रूल, सेम रूल अपन ध्यान रखेंगे और बिना जो कटे हुए मूल्य जहाँ नहीं जुड़ती हैं 2 उनको यथावत रख देंगे। तो वो एक अपना नियम फॉलो करना है। यानी हमारा कैसे निकाला हमने, सबसे कम 1 था, 1 को बिना कटे में से माइनस किया, जहाँ 2 लाइनें मिलती हैं उसमें प्लस किया और बाकी मूल्यों को ऐसा ऐसा रख दिया। अब इसको तालिका नंबर 3 को जब अपन काटेंगे तो तालिका 3 के सभी शून्यों को जब हम काटेंगे तो ये भी 1 नंबर कटा, 2 नंबर कटा, बी कटा और डमी कटा। तो यहाँ पर भी 4 लाइनों से कट जाता है, क्योंकि सारे पंक्तियाँ कॉलम 5 हैं तो 5 से नहीं कटेगा तब तक आगे चलते जाएंगे। तो ये टेबल भी अनुकूलतम हल नहीं देती। इसमें भी बिना कटे हुए मूल्य में से सबसे छोटा 1 है, तो इस 1 को भी अपन इसी तरीके से जब बिना कटे हुए में से काटेंगे तो बिना कटे हुए मूल्य 1 4 1 1 9 6 और इधर 9 6 7 आए, ये इनमें सब में से 1 1 कम कर देंगे।
सब में से एक एक कम कर दिया, और उसी तरीके से इस एक को उभयनिष्ठ यहाँ पर कौन कौन से हैं जहाँ दो लाइनें मिलती हैं, एक तो 1B है तो ये 4 हो जाएगा, एक 1 डमी है तो ये 2 हो जाएगा, इसके अलावा एक 2B है तो ये 8 हो जाएगा। बस ये इसमें ऐड हो जाएगा और बाकी सारे जो कटे हुए मूल्य हैं वो ऐसे कैसे अपन रख देंगे, तो टेबल 4 बन जाएगी। अब टेबल 4 जो है उसके सभी शून्यों को जब हम काटेंगे तो ये सभी शून्य 5 लाइनों के बिना नहीं कटते हैं। इनके अंदर सभी शून्यों को काटने के लिए हमें 5 लाइनें करनी ही पड़ेंगी। तो 5 लाइनों के बिना ये सभी शून्य नहीं कटते हैं। तो ये जो टेबल नंबर 4 है ये हमारा अनुकूलतम हल प्रदान करती है। यानी यहाँ पर अपने को 4-5 रेखाओं से इसको काटना ही पड़ेगा, और जब 5 रेखाओं से अपन इसको काटना अनिवार्य हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेबल हमारा अनुकूलतम हल प्रदान करती है। तो यहाँ पर इस तालिका से जब कोई हल मिलता है तो ये हल क्या होगा ये यहाँ देखने की बात है। तो इसके अंदर देखिए पहला जो है वो अगर अपन यूँ देखें तो ए के सामने 1 नंबर है, उसके सामने ए और डी हैं, 2 शून्य वाले हैं, ए और डी हैं यानी 2 शून्य हैं। 2 के सामने सी और डी हैं, फिर 3 के सामने बी और सी हैं, 4 के सामने बी सी डी और डमी भी हैं, और 5 के सामने केवल डमी है। 5 के सामने केवल डमी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 नंबर कार्य किसी को नहीं दिया जाएगा। डमी तो कुछ होता ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं होता, तो 5 नंबर कार्य तो किसी को नहीं दिया जाएगा। 5 नंबर कार्य किसी को भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि 5 नंबर कार्य डमी को मिलता है। तो अब डमी और कहीं से होगा उसको काट भी देंगे। 5 नंबर कार्य डमी व्यक्ति को मिलेगा, मतलब कोई सी व्यक्ति को 5 नंबर का कार्य नहीं मिलेगा। अब देखिए बाकी जो बचे हैं उनमें अपन देखेंगे तो 1 नंबर को ए भी मिलता है और 1 नंबर को डी भी कार्य मिलता है। अगर 1 नंबर काम 1 नंबर कार्य जो है वो ए को दे देते हैं मान लीजिए, तो फिर डी को 1 नंबर जो है वो नहीं मिलेगा। 1 नंबर कार्य डी को नहीं मिलेगा। 1 नंबर कार्य तो ए को ही देना है ना, तो 1 नंबर ए को दे दिया। इसके बाद में देखिए 2 नंबर काम, 2 नंबर कार्य सी और डी 2 व्यक्तियों के लिए है। हमने पहले ये कर लिया कि सी कार्य दे देते हैं, 2 नंबर कार्य सी को दे देते हैं क्योंकि सी डी में से किसी को भी दे सकते हैं ना, तो हमने सी को दे दिया। 2 नंबर कार्य सी को दे दिया। अब यहाँ एक बात आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक समझ में आ जाएगी। जैसे अपन ने अभी देखा कि 1 नंबर कार्य जो है उसके सामने शून्य है ए और डी, यानी 2 व्यक्तियों को 1 नंबर कार्य 2 व्यक्तियों को मिल सकता है ए और डी। लेकिन यदि आप वर्टिकली देखेंगे तो ए के नीचे केवल एक ही शून्य है। इसका मतलब ए व्यक्ति को निश्चित रूप से आपको 1 नंबर काम देना पड़ेगा। इसको आपको दोनों एंगल से देखना है, ऐसे नहीं देखना कि एक के सामने देख लिया आपने, आप ऊपर से भी देखिए। ए के नीचे केवल एक ही शून्य है, इसका मतलब ए एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 1 नंबर कार्य आपको देना ही देना है, तो फिर 1 नंबर कार्य डी को नहीं मिलेगा। तो ये तो निश्चित हो गया कि 1 नंबर कार्य आपको ए को हर हालत में देना है और डी को देना ही नहीं है 1 नंबर कार्य। अब 2 नंबर कार्य के बारे में ऐसा है कि 2 नंबर जो कार्य है उसके बारे में उसके नीचे देखिए सी के नीचे भी है शून्य और डी के नीचे भी शून्य है। तो ये 2 नंबर कार्य सी को भी दिया जा सकता है और डी को भी दिया जा सकता है। तो चलिए मानिए हम पहली बार में हम 2 नंबर कार्य सी को दे देते हैं, तो 2 नंबर कार्य सी को दे दिया। अब 2 नंबर कार्य सी को जब दे दिया तो फिर इसके बाद में जब सी और कहीं आ रहा है तो वहाँ उसको मिलेगा नहीं, यानी 3 नंबर कार्य फिर सी को नहीं मिलेगा।
क्योंकि अपने 2 नंबर सी को दे दिया तो फिर 3 नंबर कार्य जो है वो बी को मिलेगा, क्योंकि बी के सामने क्या है, 3 नंबर कार्य के सामने बी और सी 2 हैं, तो 3 नंबर कार्य केवल बी को ही मिलेगा, क्योंकि सी इसके लिए होगा ही नहीं, सी को तो कम अलॉट कर चुके हैं अपन, तो 3 नंबर कार्य बी को मिल जाएगा और अब जो बच गया वो उसको मिल जाएगा, 4 नंबर कार्य डी को मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार का विकल्प अपना हो सकता है और इससे 13 कॉस्ट आई। दूसरा हल भी इसका हो सकता है, चूंकि वहां पर ने देखा था कि 2 नंबर कार्य के क्लेमेंट सी और डी दोनों थे, तो एक बार अपने सी देख करके देख लिया, अब 1 नंबर तो निश्चित हो गया कि ए को ही मिलेगा, 2 नंबर कार्य अपन डी को दे देते हैं। जब 2 नंबर कार्य जब हम डी को दे देंगे, 2 नंबर कार्य जब अपन डी को दे देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 नंबर कार्य जब डी को मिल गया तो फिर सी को क्या मिलेगा, 2 नंबर कार्य जब डी को मिल गया तो फिर सी के नीचे तो 3 और 4 2 हैं, तो फिर 3 नंबर कार्य जो है, अब यहां ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए 1 नंबर कार्य आपने ए को दे दिया, राइट, ये तो पक्का है, निश्चित ही है। फिर अपने 2 नंबर कार्य इस बार अपन डी को दे के देख लेते हैं, तो 2 नंबर कार्य जब डी को मिल गया, डी को जब 2 नंबर कार्य मिल गया तो डी को और कोई सा भी कार्य अब नहीं मिलेगा, यानी 4 नंबर कार्य इसको नहीं मिल सकता, डी को 4 नंबर कार्य नहीं मिल सकता, तो अपन 4 नंबर कार्य जो है, चूंकि सी और डी का झगड़ा था तो 4 नंबर कार्य सी को दे देंगे, 4 नंबर कार्य सी को दे देंगे। अब 3 नंबर कार्य जो है वो बी को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अपन ने 1 नंबर 2 नंबर का फैसला तो कर लिया, आप फिर से समझेंगे 1 नंबर का फैसला क्या ए, 2 नंबर का फैसला क्या डी। अब आते हैं अपन 3 नंबर, 3 नंबर के सामने बी और सी 2 हैं, 3 नंबर के सामने बी और सी 2 हैं, 4 नंबर के सामने भी बी और सी 2 हैं, 3 नंबर के सामने बी और सी और 4 नंबर के सामने बी और सी, तो 3 नंबर अगर अब बी को दे दोगे तो 4 नंबर सी को देंगे, और ठीक है, तो 3 नंबर बी को और 4 नंबर सी को। ये बंटवारा अपन इस तरीके से करेंगे, चूंकि 3 नंबर जो कार्य है वो बी और सी में से किसी को भी दिया जा सकता है। यहां आपने ध्यान दिया होगा, ऊपर क्या था कि 2 नंबर कार्य जब डी को दे दिया तो फिर सी के लिए जहां ये दोनों क्लेमेंट थे ना, सी और डी दोनों जहां आ रहे थे, उसमें से बचा हुआ मिल जाएगा, यानी सी कार्य मिल जाएगा उसको, इसको सी मिल जाएगा, तो बाकी बचा हुआ बी जो है वो 3 नंबर कार्य मिल जाएगा, बी को 3 नंबर कार्य मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब अपन इनको देखेंगे तो अपनी कुल मिलाकर के क्या आएगा कि दोनों की कॉस्ट बराबर आ गई। तो ये 2 विकल्प हो सकते हैं, पहला 13 और दूसरा में भी 13 ही आएगा, तो एक से अधिक हल आ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। तो ऐसे बंटवारा करेंगे तो भी 13 आएगा और दूसरी तरीके से करेंगे तो भी 13 आएगा। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये हुआ कि ये थोड़ा सा आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि जितने शून्य अगर आगे आए हुए हैं उन शून्यों में से एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है काम देने की। जैसे यहाँ पर अपन यूँ कहें कि सी और डी था, वो 2 नंबर कार्य है, वो सी को भी दिया जा सकता है, डी को भी दिया जा सकता है। तो एक बार अपन सी को देके देख लेते हैं, एक बार डी को देके देख लेते हैं। आपने 3 नंबर कार्य के लिए आपने कहा बी को भी दिया जा सकता है, सी को भी दिया जा सकता है, तो 3 नंबर कार्य आप देख सकते हैं, आप एक बार बी को देके देख लेंगे, एक बार सी को देके देख लेंगे, ऐसे ही कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट न्यूनतम आएगी या बराबर आएगी उसमें। ये देखने की बात है कि अगर एक से अधिक विकल्प अपने हल होते हैं तो उनकी कॉस्ट बराबर आनी चाहिए।
तो पहले वाले जैसे सॉल्यूशन में अपना सीधा सीधा था तो उसमें अपने काट कर, ऐसे इसमें भी कट जाते हैं दूसरे मूल्य, तो जो बचा हुआ होगा वो अपने आप ही उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो एक से अधिक हल हो सकते हैं, लेकिन उन सभी हलों की न्यूनतम लागत, यानी बंटवारा जो है वो एक्चुअल में, अब जैसे एक नंबर कार्य ए को दिया गया, 2 नंबर कार्य सी को दिया गया, और इस दूसरे हल में 1 नंबर ए को दिया गया, 2 नंबर डी को दिया गया, फिर भी टोटल कॉस्ट है वो कम से बराबर आई दोनों की। तो ये एक इसकी खासियत होती है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, एक बहुत साधारण सी समस्या है जिसके लिए अपन एक डमी को यूज करते हुए और न्यूनतम लागत कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आज का आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। असाइनमेंट की इम्बैलेंस्ड प्रॉब्लम थी जहाँ पर कुल व्यक्ति और कार्य बराबर नहीं थे। धन्यवाद।